हम कहते हैं मेरा फायदा उसमें है जिसको एक आयोग ने पढ़ लिख कर अच्छी तरह बनाया है, उसमें मेरा फायदा है। उसको आप कह रहे हो नहीं देंगे, और इसको हम जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारा नुकसान हमें समझ में आता है, उसको कह रहे हो हम बिना दिए मानेंगे नहीं। किताबी दुनिया की किसान और किसानी श्रृंखला में बतकही करने के लिए आज हम शिवमूर्ति जी के साथ में हैं। शिवमूर्ति जी वरिष्ठ कहानीकार और उपन्यासकार हैं। किसानी जीवन पर अनेक कहानियां शिवमूर्ति जी ने लिखी हैं, कई उपन्यास लिखे हैं, कई सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। इसमें लम्ही सम्मान है, कथाक्रम सम्मान है, सृजन सम्मान है, आदि अनेकों सम्मान अनेक संस्थाओं से मिल चुके हैं। किसानी जीवन और किसान समस्या पर जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई घटनाक्रम होता है, तो बरबस शिवमूर्ति जी याद आते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या लिखने की योजना बना रहे हैं। इसी के तहत अभी वो जो दिल्ली में किसान आंदोलन चला रहे हैं, दिल्ली को घेरे हुए हैं, वो सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और कई लखनऊ में जो आंदोलन हुए हैं उसमें सहभागिता कर चुके हैं। सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से अभी वो लौटे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने वहां पे क्या देखा और किन चीजों को लेकर किसान आंदोलित हैं, कितना उनमें जोश है। और इतना ही नहीं, उन्हें बाकायदा मंच पे आमंत्रित किया गया और जो उनका उपन्यास है आखिरी छलांग, जिसका अनुवाद पंजाबी में हो चुका है, उसको कई लोग वहां पहले से पढ़े हुए थे। तो उन्होंने उन किसानों के बीच में अपनी बात रखी, किसानों की जो दर्द से अपने दर्द को जोड़ा। और इसी संबंध में मैं शिवमूर्ति जी का स्वागत करते हुए से जानने की अपेक्षा करेंगे कि वहां आपने क्या देखा। किसानों का यह आंदोलन अभूतपूर्व है, और इसके बारे में इतने दिनों तक संचार माध्यमों से जानकारी जैसे जैसे मुझे होती गई, इसका आकर्षण मुझे खींचता गया। इसलिए ठीक 1 महीना पहले हम अस्वस्थ थे जी, लेकिन जैसे ही लगा कि अब हम आ जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, मैं वहां गया उनके बीच में। मेरा उपन्यास जो आखिरी छलांग है, इसमें भी किसान के प्रतिरोध का दृश्य है जी जी, लेकिन वह बहुत ही प्राइमरी स्तर पर है। मेरे उस किसान आंदोलन में लाई चना बंट रहा था, क्योंकि हम इतना ही जानते थे। लेकिन जब यहाँ मैंने जा करके देखा, इतने दिनों के बाद, वह कल्पना मैंने की थी 14-15 साल पहले। इसके बीच में कई किसानों के आंदोलन हुए। तमिलनाडु के किसान आए थे जो ऊपर से कपड़े अपने नंगे होकर के, कपड़े उतार करके बहुत दिनों तक वहाँ 100 दिनों तक जंतर मंतर पर बैठे रहे। और देखिए वो लगभग निराश होकर के उनको जाना पड़ा जी। अभी महाराष्ट्र के किसानों ने बहुत बड़ी पैदल मार्च किया था। वो महाराष्ट्र के देहाती हिस्से से मुंबई चल करके आए थे जी। उसकी भी बहुत चर्चा थी। और सबसे शुरुआत में टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली घेरी थी। एक बार गन्ना मूल्य के लिए उधर पश्चिम यूपी के किसानों ने दिल्ली घेरा था, 2009 में शायद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली मेरी दुश्मन है, हमारा सब उगाया हुआ कमाया हुआ दिल्ली निगल जाती है और हम जहां के तहां रह जाते हैं। तो इस तरह से कई आंदोलन मुझे याद आ रहे हैं। लेकिन किसानों का जो ये आंदोलन है, इतना संगठित, इतना अनुशासित, और इसमें पढ़े लिखे तबके के लोग शामिल हैं। किसान की अगली पीढ़ी भी शामिल है, जो जानती है कि बिल क्या होता है, जो जानती है कि अध्यादेश क्या होता है, कानून क्या होता है, और किस कानून की कितनी मार मेरे ऊपर पड़ने वाली है, ये भी वो जानते हैं। एमएसपी को यहाँ लागू हुए, मुझे लगता है कि 64, 65 या 66 के आसपास, जहां तक मुझे याद पड़ता है, लागू हुआ था। और तब से इतना जमाना गुजर गया, कभी भी हम नहीं कह सकते कि एमएसपी जो रेट निर्धारित होता है वो इतना होता है कि किसान की उसमें लागत निकल आवे। किसान की मेहनत को तो मेहनत कोई मानता नहीं, उसका पूरा परिवार
5 आदमी 6 आदमी का खेत में लगा रहता है, और अभी अगर A2 खाली आप देते हैं तो उसमें उसका श्रम शामिल ही नहीं है। जी जी। तो इस तरह से जो स्वामीनाथन आयोग ने एक बनाया था कि कितना देना चाहिए, तो किसान का परिवार कहीं और मेहनत करके जाए तब तो लाएगा कुछ मजदूरी, और अपने खेत में मेहनत करेगा तो उसकी मजदूरी बिना जोड़े ही आप उसको MSP निर्धारित कर दे रहे हैं। इससे ज्यादा अवैज्ञानिक और क्या हो सकता है। लेकिन होता है, बहुत जमाने से होता चला आया। कितनी सरकारें आई गई बदली। एक सबसे बड़ी चीज तो अपने यहाँ ये है कि जो विपक्ष में बैठ जाता है वो किसानों का इतना हमदर्द हो जाता है, उसकी समस्याएं इतना ज्यादा जानने लगता है, विशेषज्ञ के तौर पर बात करता है। जैसे ही उसको सत्ता मिलती है वो अपने कहे हुए से भी पलट जाता है। जो अपने चुनाव के घोषणा पत्र में जो वादा करता है उसी को भूल जाता है, उसके उलट बोलने लगता है। ये अपने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आदमी अंदर से ईमानदार नहीं है। इस वजह से मेरे दिमाग में था कि चल के देखा जाए कि इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि उम्मीद है कि पहली चीज तो बातचीत से ही और हमारी मांग से ही द्रवित हो जाना चाहिए शासक वर्ग को, और सुनना चाहिए, क्योंकि हम बहुत उम्मीद से उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, अपनी बागडोर उनको सौंपते हैं, अपनी तकदीर उनको सौंपते हैं कि इनको हम चुन करके भेज रहे हैं और ये हमारे बारे में सोचेंगे। लेकिन ये बहुत अपने देश का दुर्भाग्य है कि जाते ही वो सब बदल जाते हैं। तो इस बार कितना हासिल होगा नहीं होगा, मैं वहां देखने गया और मैंने देखा उनके अंदर जो नाउमीदी अभी तक जगती चली आई है, इसकी उनको समझ है और पूरे धैर्य से बैठे हैं। और जैसे कहा गया है, अच्छा तंत्र अपना सारा साम दाम दंड भेद लगाता है, वो कोई सीमा ही उसकी नहीं छोड़ता है कि भाई कहीं तो रुको। इतना अत्याचार, इतना ज्यादती करते हुए आपके प्राण कांपते क्यों नहीं है, आपका जमीर जगता क्यों नहीं है? लेकिन नहीं जगता। सत्ता का चरित्र पूरे विश्व में एक जैसा ही है, और अपने यहाँ तो एक जो छोटे बड़े का भेद है कि पैसे वाला है या बंदूक वाला है या ताकत वाला है, तो अपने को बाकी से ऊपर समझने लगता है। ये हमें अपनी सामाजिक संरचना से मिला हुआ है, तो जिसकी वजह से और ये कोढ़ में खाद जैसा हो जाता है कि अब हम सबसे ऊपर हो गए, अब उन लोगों से ऊपर हो गए जिन्होंने हमें ऊपर बनाया। तो ये जो है, इसकी वजह से अपने यहाँ ये संदेह बना रहता है कि कितना हमें सुना जाएगा और कितना नहीं सुना जाएगा जी। उनकी तरफ से तो अभी सुनवाई की बहुत उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन इनके मन में इनका जो साहस है, इनकी जो दृढ़ निश्चय है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हासिल हो जाना चाहिए। सड़कों पर नंगे पांव चल पड़ा है पूरा गांव, अंधेरे के खिलाफ खड़ा बिहान पूछ रहा। सर, ये आप दोनों बॉर्डर पर आप बता रहे हैं कि गए हैं, तो दोनों में क्या अंतर दिखाई पड़ा किसानों के जज्बे को लेकर के? देखिए, दोनों बल्कि तीनों कहिए जी जी बड़े जो हैं, जी जी, जज्बा सबका उसी तरह का है जी। सभी दृढ़ निश्चय हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ये और बात है कि कुछ किसान ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अपनी बातचीत को वो साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह पा रहे हैं जी। कुछ उसको अपनी भाषा में कह रहे हैं, तो जो उस भाषा को समझने में थोड़ा जिनको असुविधा है वो हो सकता है उतना ना समझ पा रहे हों, या उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो दृढ़ निश्चय है, हो सकता है उतना समझने में भूल हो रही हो। लेकिन हर जगह जहां भी हम गए दृढ़ निश्चय बराबर है, उसको स्पष्ट कर पाने में कमी बेसी हो सकती है। हिंदुस्तान की लड़ाई में आज अगर रहनुमाई करने के लिए साफ तरीके से कोई दिखलाई पड़ रहा है तो वो पंजाब के किसान। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सफलता मिली जाए। जैसे असल हमने जो देखा है कि बहुत से लोग उसमें ऐसे शामिल हैं जो मुझे लगता है कि कहीं किसानी पेशे से है नहीं, या उनके पास जमीनें ही नहीं। अब जैसे जो नाई का काम, बाल काटने का काम करता है या जूता काटने का काम करता है, जो इस तरीके के लोग शामिल हैं,
इनके बारे में आप मतलब कैसे देखते हैं? इसी से लगता है कि पूरा समूह टोटलिटी में जागृत हो गया है। वहां मैंने देखा जो जूता गांठने वाला, मरम्मत करने वाला, पॉलिश करने वाला अपनी दुकान लगाए हुए था, उसके 30-35 साल उम्र थी, हद से हद 40 साल रही होगी जी। खूब स्वस्थ, खूब बलिष्ठ, और वो मुफ्त में काम कर रहा था कि मैं सेवा करने आया हूँ। जो हमारे आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं, मैं उनके जूते साफ करके, धूल झाड़ करके अपनी सेवा दे रही हूँ। वो कार सेवा का नाम उसको दे रहा था जी। मुझे लगा कि उसने बताया कि जैसे कुछ लोग लंगर चला रहे हैं, वैसे हम इस तरह की सेवा कर रहे हैं। नाई बाल बनाने के लिए आए हैं। इतने सेवादार प्लास्टिक की बड़ी बड़ी पन्नियां ले करके जगह जगह से कूड़ा बिन रहे हैं, प्लास्टिक बिन रहे हैं, खाली बोतल बिन करके उसमें डाल रहे हैं, दोना पत्तल उसमें डाल रहे हैं कि निरंतर सफाई होती चली जा रही है। इतने लंबाई तक लोग फैले हुए हैं और सुचारू रूप से सारा सफाई चल रही है, भोजन चल रहा है, लंगर चल रहा है, 20 तरह की चीजें मुफ्त में बांटी जा रही हैं। शौचालय आदि का बहुत अच्छा प्रबंध है, कहीं कोई गंदगी नहीं। 2-4 दिन का मेला लगता है तो उसमें बदबू आने लगती है गंदगी से, लेकिन इतने दिन हो गया, इतना व्यवस्थित है कि सोच मतलब कल्पना में नहीं आ सकता था जब तक कि उसको देख न लिया जाता। बूढ़ियां आ रही हैं, दादियां आ रही हैं। इप्टा का एक हम लोगों के पास वो था, राकेश जी हमारे साथ थे, महासचिव इप्टा के, राष्ट्रीय महासचिव, तो उनके साथ इप्टा का एक पोस्टर लेकर के वो गए थे। तो कुछ बच्चे आए 15-16 साल के, वहां रखा हुआ था वो पोस्टर, उसको हाथ में लेकर वो फोटो खिंचाने लगे। और तो और कुछ बच्चियां खिंचाने लगी, एक आध बूढ़ी खिंचाने लगी। और सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे हुआ कि 4 साल का एक बच्चा था, पीली पगड़ी बांधे, गदगदा, लगता था कि हाँ सरदार का बच्चा है, वो भी हाथ में दौड़ करके पकड़ करके ऐसे उठा दिया। उसको क्या जानता रहा होगा, लेकिन उसको ये था कि जो सब लोग कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। अभी से उसके अंदर ये भावना दिखी, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। तो सारे लोग हैं, वहाँ अरदास हो रही है और तमाम प्रकार के तहरीर तो राजनीतिक हो ही रही है, लेकिन उसको उन्होंने अपने सामाजिक जीवन से जोड़ लिया है। तो जो खेतों में काम करने वाली महिलाएं भी वहां आई थी, हम भी इनके साथ हैं। हाँ। जबकि दोनों के स्वार्थ, दोनों का वो अलग अलग है। भाई ज्यादा मजदूरी वो देंगे तो उनके पास कम बचेगा। कभी भी बड़ा किसान ज्यादा मजदूरी देने के पक्ष में नहीं रहता है, लेकिन वो भी वहां आई हुई है, तो इसका मतलब उनसे रिक्वेस्ट की गई होगी कि आप भी चलो हमारा साथ दो। तो इतनी बातचीत तो शुरू हुई, इतना सामंजस्य तो शुरू हो ही गया। तो ये उसको भी लगता है कि ये जमीन इनको मिलेगा तो मुझको भी मिलेगा, हाँ, हाँ इनको मिलेगा तो मुझको भी मिलेगा, ये सुखी रहेंगे तो मैं भी रहूंगी। आंदोलन को देखते हुए जैसे आपने अलग अलग दृश्य देखे होंगे, आपने फेसबुक पर कुछ फोटो लगाए हुए हैं, हाँ। इनको देखते हुए आपको कुछ पुराने आंदोलन भी याद आए होंगे जी। तो क्या अंतर है? जैसे अन्ना का आंदोलन, जो कुछ लोग उसकी इस आंदोलन से तुलना करते हुए दिखाई दिए। अन्ना का आंदोलन के पीछे साफ साफ राजनीति, पार्टीबाजी की राजनीति दिखाई दे रही थी, जी, है ना। उसको उकसाया जा रहा था और सब किया जा रहा था। इन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ किसी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, हम किसी राजनीतिक पार्टी को अपना मंच नहीं देंगे, हम किसान हैं और किसान के रूप में ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। छोटा छोटा सहयोग लेने के लिए लोग सबको अपने साथ मिलाने लगते हैं। राजनीतिक पार्टियां 20-20 दलों का इकट्ठा करके बना लेती हैं और जैसे कुछ हो काम खत्म हो जाता है वैसे वो बिखर भी जाती हैं और 2-4 दिन में झगड़े खड़े हो जाते हैं। महीनों तक बिना किसी का सहयोग लिए, बिना किसी लालच और भय में आए इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहना, अपनी बात पर स्थिर चित्त होकर, शांत चित्त होकर बात करना और डटे रहना, ये बहुत बड़े चारित्रिक मजबूती का परिचायक। और इससे लगता है कि निश्चित रूप से ये प्रभाव डालेगा। और मुझे तो लगता है कि पूरे विश्व में इस तरह का ये जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, अपनी बात को लेकर के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का ये इतिहास होगा। और ये मुझे लगता है कि गांधी ने जो एक
रास्ता बहुत दिनों पहले दिखाया दिखाया था, था। उसको चरितार्थ ये लोग इस बार पूरी क्षमता से कर रहे हैं। बाहर के लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी निश्चित रूप से। जिस तरीके से लोक कलाकार, जिस तरीके हाँ, से गायक, गायक, वादक, लेखक, जिस तरीके से नाटक हाँ। के लोग मतलब पूरी सहभागिता दिखा रहे हैं। अरे निहंग लोगों का घुड़दौड़ का वो निकला, जी। मतलब अपने घोड़े लेके चलते रहे, दौड़ाते दौड़ाते दौड़ाते, क्या बात है, मेले का दृश्य हो गया। मतलब किस तरह संघर्ष को उत्सव धर्मिता में बदल दिया जाए, ये वहां देखने को मिल रहा है। इसका मतलब उनके पास ये पुरानी परंपरा पहले से है। जी हाँ, वो समृद्ध भी है, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। सामूहिकता उनके यहाँ पहले से रही है और उसी का ये परिणाम आ रहा है जो उनके पक्ष में जा रही है। ये बड़ी बात है। सर, एक जैसे बड़ा सवाल है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, मतलब जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, अवध क्षेत्र और उत्तर प्रदेश या पड़ोसी राज्य बिहार या दूसरे राज्य उत्तर भारत के, जिस तरीके की सामूहिकता इस आंदोलन में समाज की दिख रही है, ऐसे आंदोलन, जबकि यहाँ समस्याएं तो और मतलब जटिल हैं, ये समाज की सहभागिता यहाँ के आंदोलनों में क्यों नहीं दिखती है? इसका कारण आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण है हमारा अलग अलग जातियों में बटे होना और उनमें ऊंचाई नीचाई का वर्गीकरण सुस्पष्ट ढंग से होना। मैंने अपने उपन्यास आखिरी छलांग में भी ये कहा है। जी। उसमें खिलावन नाम के एक सेक्रेटरी हैं जो पिछड़ी जात से आते हैं। वो सबको बुलाए हैं कि चलो हम लोग प्रदर्शन करने शहर चलेंगे ट्रैक्टर पर बैठकर। तो बहुत कम लोग आते हैं। उसमें वो अपना दर्द बखानते हैं कि देखिए वो ठाकुर साहब नहीं आए, वो पंडित जी नहीं आए। लगता है कि मेरे जैसे पिछड़े व्यक्ति के नेतृत्व में आना वे लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं, अपमान समझते हैं। तो ये जो भावना है हम लोगों के यहाँ जाति आधार पर जो गांव खंड खंड बटा हुआ है, ये न बटा होता तो इतनी फौलादी एकता होती कि कोई भी अवांछित व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत न करता। पहले हमारे मुखिया से पूछता कि हम आना चाहते हैं, हमारा मुखिया कहता कि अच्छा तुम आ सकते हो, तब वो आता। अब तो अपना पट्टीदार ही, अपने परिवार का ही एक आदमी मतलब बदल करके, पाला बदल के उनके साथ खड़ा हो जाता है और अपने ही भाइयों के लिए मुसीबतें पैदा करता है। सामंती चरित्र इस प्रकार का अपने पूर्वी हिस्से में उत्तर प्रदेश के और बिहार में ज्यादा है। इस वजह से यूनाइट होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जात के आधार पर तो यूनाइट हो सकते हैं, लेकिन किसान एज ए होल यूनाइट होना बहुत मुश्किल है। इसमें यह बात भी मैंने उसमें कही है कि अगर ये न होता वर्गीकरण तो हमारी यूनिटी बहुत जल्दी कामयाब हो जाती, हम ज्यादा मजबूत होते। और इसमें कई उदाहरण, मैंने मुर्गों का झबिया का उदाहरण दिया है कि सब कटने के लिए जा रहे हैं। समझिए किसान झबिया में बंद मुर्गे हैं, लेकिन उसमें जो ऊंची नस्ल का मुर्गा है, ऊंची कलंगी है, उसकी लाल कलंगी वाला, वो छोटी कलंगी वाले को उस झबिया के जाल के अंदर बंद रहते हुए भी उसको कोच रहा है, मार रहा है, उसके ऊपर सवार है। उसको ये पता ही नहीं है कि अभी 2 घंटे बाद शहर जाकर के सभी हलाल हो जाओगे, लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं है। तो हमारे पूर्वांचल में वास्तव में अभी शिक्षा भी कम है, ज्ञान भी बहुत कम है, लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ धर्म अभी बहुत ज्यादा हावी है। धर्म का एक वो लगा दीजिए आप तो बाकी चीजें भूल जाते हैं, आर्थिक संकट भूल जाता है। बहुत आसानी से धर्म के लाशे में हमारी तरफ के लोग फंस जाते हैं। पश्चिम के लोग, किसानों में मैंने देखा है, धर्म उनके यहाँ भी है, लेकिन उसका वो रचनात्मक उपयोग कर रहे हैं। अपने आर्थिक और सामाजिक उन्नयन में उसका उपयोग कर रहे हैं। अपने यहाँ आप कोई उदाहरण नहीं पाएंगे कि कोई मंदिर सदा व्रत बांट रहा हो कि आओ गरीबों हम पूरी खिला रहे, पूरी सब्जी हाँ खिला रहे, महीने भर खाओ, जो मर्जी आए वो खाओ। अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ पब्लिक ले जाके उनके यहाँ चढ़ावे और वो सब बटोर के रखते जाए। कितना मंदिरों में पड़ा हुआ है अकूत संपत्ति। उनके यहाँ ऐसा नहीं है सर, उनके यहाँ लंगर चल रहा है। गुरुद्वारों में हमेशा लंगर चलता है, जो चाहे वो आए और खाए, किसी को रोक नहीं है। तो ये बेसिक जो
चिंतन है, बेसिक अंतर जो है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है उनके सफल होने का और हमारे असफल रह जाने का। हमारी तो आवाज तक नहीं उठती, हम आवाज उठाने में भी डरते हैं कि हम कोई आवाज अभी अपने गांव में उठाएं और तुरंत खबर पहुंच जाएगी और हमारे दमन के लिए तुरंत फौज आ जाएगी, सिपाही आ जाएंगे, हमको रोकने वाले आ जाएंगे, हमारा विरोध करने वाले। ये बहुत बेसिक अंतर है इधर। एक और सर मुझे कारण नजर आता है, आप उसके बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे। जो 88 और 89 के आंदोलन के, जो महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन की बात आपने की, हमें उत्तर प्रदेश को या बिहार को या इधर के राज्यों को अगला कोई महेंद्र सिंह टिकैत या कोई ऐसा आदमी, ऐसा किसान नेता या उनका मुखिया जिसकी छतरी के नीचे सब एकजुट हो सके या उनकी बात, मतलब ये नहीं लगता है आपको? हाँ, ये भी है। उसका कारण ये है कि महेंद्र सिंह टिकैत जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय से आते थे, वहाँ उनके गांव के गांव हैं, पूरा ही जाटों का गांव है। तो उनकी एक आवाज उठी और सारे लोग खड़े हो गए। अपने यहाँ ऐसा सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, किसी एक बिरादरी का पूरा गांव नहीं है, गांव में हर प्रकार की बिरादरी है। एक चीज, इसकी वजह से एक आदमी की आवाज पे सब लोग नहीं खड़े हो सकते जी। उसका कारण ये भी एक है और एक कारण ये भी है कि इधर की जोत बहुत कम है जी। यहाँ के किसान अभी जा करके उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के किसान वहाँ जा करके इतने दिन नहीं बैठ सकते, वो मजदूरी भी करते हैं, खेती भी करते हैं, तब उनका पूरा होता है। अगर वो जाके एक महीने वहां बढ़ जाएंगे तो यहाँ उनके बच्चे क्या खाएंगे, उनकी मजदूरी छूट जाएगी। तो ये भी बहुत जरूरी होता है उन्नयन के लिए, इकट्ठा होने के लिए, एजुटेशन चलाने के लिए, कि हमारे घर में राशन रहे। पूरब के घरों में इतने दिनों का खाने का इंतजाम नहीं है बिना कमाए हुए। यहाँ तो बहुत सारे परिवार रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो वो चाहे भी तो कैसे जा सकते हैं। ज्यादातर लोग वो सरकारी गल्ला आजकल खा रहे हैं, MSP का उनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास बेचने कोई कुछ नहीं है। तो ये जो आर्थिक संरचना है, ये इसका भी फर्क पड़ रहा है कि वो क्यों डटे हुए हैं और इधर के लोगों को क्यों ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सर एक सवाल इसमें एक और है जी, इस आंदोलन में आपने देखा होगा जो खबरें आ रही हैं कि महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। हाँ। और महिलाएं मंच तक को संचालित कर रही हैं कि कार्यक्रम क्या होगा। इसके पहले अगर हम आंदोलन देखें तो वहां पर महिलाएं इस भूमिका में कम दिखाई पड़ती। हाँ। और जबकि ये सारी इनकी जो पृष्ठभूमि है वो गाँव की है। गाँव को लेकर के आपने जैसे उपन्यासों में, कहानी में लिखा ही है, और धारणा भी बनी हुई कि गाँव के लोगों के बारे में असभ्यता और उनके पिछड़ेपन की सारी बातें। इस आंदोलन को देखते हुए जो महिलाओं की भूमिका आपको दिखी, क्या लगता है उससे कि कितनी तैयारी वो करके आए हैं? नहीं, जो बौद्धिक रूप से जो उनकी महिलाएं, हाँ, उनकी महिलाएं भी बौद्धिक रूप से बहुत जागृत हैं और अपनी महिलाओं के प्रति उन पुरुषों का व्यवहार भी बहुत सही है, बहुत सभ्यतापूर्ण है, उनको पर्याप्त आदर है, उनका पर्याप्त सम्मान है। इस वजह से, और उनको वो आगे उनकी समझ से आई हैं, वो चाहते हैं कि हमारा ये हिस्सा भी जो अर्धांग है ये भी उतना ही सबल हो। तो उनके प्रति सम्मान का प्रदर्शन भी है और उनको जगह आगे बढ़ाने की, जगह देने की भावना भी है। दोनों बातें हैं। अपने यहाँ अभी लंपटता अधिक है, युवकों में लंपटता अधिक है, समझदारी बहुत कम है। अपने यहाँ के युवक तो भी जानते भी ना हो बिल्कुल नई पीढ़ी के कि MSP क्या चीज है, क्यों ये लोग गए हैं, जो चाहे आसानी से आके बरगला देता है। 3 नए संशोधित कानून कौन से हैं? या 3 नए संशोधित कानून से कौन है? अपने यहाँ तो आधी आबादी से पूछ लीजिए कि उत्तर की प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम है न जाने, प्रधानमंत्री को ही बताएंगे कि यही राष्ट्रपति हैं और या यही राजा हैं, जो कुछ है सब यही है। स्कूल के बच्चे नहीं जानते, 8वीं 9वीं के, 6वीं 7वीं के, हम लोगों के गांव के कई बार पूछा गया है। तो जब स्कूल का बच्चा दर्जा 8 में पढ़ रहा है, इतना अवेयर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा नागरिक बनेगा और उसको कितनी आसानी से आप बरगला सकते हैं। और इसीलिए बरगलाते हैं, वो जानते हैं कि हम इनको बरगला लेंगे जी, थोड़ा सा लालच दे करके हम इनको बरगला लेंगे। वो नहीं समझता कि थोड़े से लालच में हमने अपना वोट किसी को दे दिया तो उससे हमारे प्रजातंत्र का कितना नुकसान हुआ, कितना अमूल्य है जो हम माटी के मोल दे रहे हैं। किसी चरवाहे को, किसी आदमी को राह चलते मिल गया है हीरा, तो उसके लिए इतना है कि एक आदमी कोई भरपेट खिला दे तो उसको दे देगा।
कहेगा कि इसको हम क्या करेंगे, इसको खाएंगे क्या, जी। वो तो रोटी दाल दे दिया उसने। तो आप समझिए कि हीरा एक भोजन पर, 4 रोटियों पर बेच देने की जो हमारी नासमझी है, उसी का फायदा सारे लोग उठाना चाहते हैं और उठा रहे हैं। जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जागरूकता नहीं आएगी, समझदारी नहीं आएगी, जो पूरब में अभी बहुत ही कम है, तब तक ये हमारे लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए अभी खतरे की घंटी के तौर पर। जी सर, एक सवाल ये है कि जैसे कोई आदमी नमक रोटी खाता है और कोई दूसरा एक बड़ा आदमी है या सत्ता है या व्यवस्था है, वो कहती है कि नहीं हम तुमको खीरमोहन खवाना चाहते, लेकिन जनता जो है जो नमक रोटी में क्यों नहीं, हमका नमके रोटी ठीक है। तो सत्ता का चरित्र और किसान का चरित्र लगभग एक जैसा है, इसी टाइप का दिख रहा है। किसान कह रहा है हमारे लिए अगर कुछ नई व्यवस्था न की जाए, जो पुरानी व्यवस्था है वह कायम रखी जाए, लेकिन जैसा विकासवादी इन्वर्टेड का मामा विकासवादी सरकार कहा था नहीं हम तुम्हारे विकास करके तब मानव, ठीक है। तो मतलब इसको कैसे थे जबकि किसान उसके उस विकास को स्वीकारने के लिए किसान तैयार नहीं। देखिए जो हमारे लिए कानून बनाते हैं किसानों के लिए, हमारे लिए का मतलब जी, उनको यही नहीं पता होता कि अरहर का पेड़ बड़ा होता है कि चने का पेड़ बड़ा होता है। जी जी, यही है ना, उनको पहचान नहीं सकते। उनको दे दीजिए ये चपरी जिसको कहते हैं, और ये दे दीजिए अरहर या कोई और दाना उसी का, तो नहीं पहचान पाएंगे। जैसे धान गेहूं वही अगर दे दिया जाए तो तीनों की जो है, उनको नहीं पता है कि आलू ऊपर फलता है कि जमीन के नीचे फलता है। वो हमारा कानून बनाते हैं तो वो क्या जानेंगे जब सारे किसान कह रहे हैं कि हमारे काम की चीज नहीं है। जो जिंदगी भर किसान है अभी कर रहे हैं वो हमारे काम की चीज नहीं है। आप ऊपर से क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हैं? मतलब आपको कहाँ सपना कहाँ से आया कि हम किसानों का, आप कोर्ट में लगा देते हैं एफिडेविट जी जी कि हम नहीं दे सकते स्वामीनाथन आयोग, और फिर उसके बाद हमको एक कानून अलग से दे देते हैं कि आपका फायदा इसमें है। हम कहते हैं मेरा फायदा उसमें है जिसको एक आयोग ने पढ़ लिख कर अच्छी तरह बनाया है, उसमें मेरा फायदा है। उसको आप कह रहे हो हम नहीं देंगे, और इसको हम जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारा नुकसान हमें समझ में आता है, उसको कह रहे हो हम बिना दिए मानेंगे नहीं। हम भूख हड़ताल कर दें, विरोध करने बैठ जाए, महीनों से रो रहे हैं कि भैया हमको मत दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम बिना दिए मानेंगे नहीं। क्यों दे रहे हो भाई, क्यों दे रहे हो? जो हमें चाहिए नहीं आप हमारे गले क्यों लगा रहे हो? इतनी सी बात है, लेकिन सत्ता का चरित्र है, राजा का चरित्र होता है ना। राजहठ, बालहठ, तिरियाहठ, 3 हठ बहुत माने गए हैं। राजा ने जो ठान लिया तो ठान लिया, अब उसको कैसे समझावा जाए? तो ये जो अपने यहाँ के बड़े बड़े राजनीतिक पद हैं, ये राजा की ही ताकत इनके अंदर है जी। अब वो नहीं मान रहे हैं तो कैसे कहा जाए? चिरौरी बिनती ही हो सकती है, सब उनको समझ आ जाए, वो मान लें कि हमें हठ नहीं करना चाहिए। हम यही कह सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आंदोलित हो सकते हैं, वही किया जा रहा है जी। तो इसलिए उम्मीद यही करते हैं कि उनको मान जाना चाहिए। कहीं में एक अंतिम सवाल है, लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और हिंदी के जो लोग हैं, यानी हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोग, उनकी जो इस समय किताबें आ रही हैं, जिस तरह से विमोचन हो रहे हैं, और उनकी जो अगर हम पोस्ट देखते हैं या उनके जो वक्तव्य सुनते हैं, उसमें किसान आपको कितने शामिल दिखाई पड़ते हैं? उसमें किसान कहाँ शामिल है? जो ये सब हो रहे हैं कार्यक्रम, वे लोग कर रहे हैं जिनको किसान से, किसानी से कोई जुड़ाव नहीं है, कोई नाता नहीं है, उनके दुख दर्द के बारे में वो जानते ही नहीं है। तो इसलिए उनसे आप जानना भी चाहेंगे, उनको जोड़ना भी चाहेंगे, तो उनके समझ में नहीं आएगा। किसानी इतना आसान नहीं है, दुकानदारी आसान है कि आप खरीद करके ले आए और उस पे उसका मूल्य अपना लाभ जोड़ करके लिख दिए, कोई बच्चा भी जाएगा पढ़ लेगा और बेच देगा जी। किसानी में एक चीज थोड़े है भाई, जोतना, बोना, काटना है, और उसके बहुत सारे उसके आयाम हैं, तब जाकर 6 महीने में वो
कोई भी प्रोडक्ट 24 घंटे में, 48 घंटे में, 4 दिन में फिनिश हो सकता है रॉ मटेरियल से। जी जी इसमें तो 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा। साल भर लगेगा। अरहर की फसल में साल भर लग जाता है, गन्ने की फसल में साल भर लग जाता है। तो बैठे रहिए, उसको अबोरते रहिए, उसी में भगवान ज्यादा बरस दिए, पाथर पड़ गया, पाला पड़ गया, सूखा पड़ गया, नील गाय है, हाँ नील गाय है, जानवर छूटे हुए हैं, सियार है, हाँ लोमड़ी है। इतनी मुसीबतें हैं किसान के लिए कि वो कैसे सरवाइव करता है, ये जो नहीं जानता उसको समझाया नहीं जा सकता। समुझत बने न जाए बखानी। हम अगर उसको झेल रहे हैं तो हम समझ ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है कि कैसी गैर जानकार के सामने हम उसका बखान कर सकें, वर्णन कर सकें और उसको समझा सकें। इतनी जटिल चीज को ऊपर बैठे हुए लोग इतनी आसानी से कह देते हैं कि ये तुम्हें फायदा करेगा, ये तुम्हें नहीं करेगा। और मैं कह रहा हूं कि फायदा करेगा तो कैसे नहीं करेगा, मान लेना। अब तुम्हें मान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तुम्हें मान लेना चाहिए। तुम जिद कर रहे हो, बैठे हो महीने भर से, नहीं मानेंगे, क्यों नहीं लोगे भाई? जी जैसे पहले लोन ले देने के लिए गांव मैनेजर आते थे, अब भी आते होंगे, तो कहते हैं कि हम नहीं हुजूर, हमें नहीं चाहिए, हम किसको लोन दे दें भाई, हमारा भी कोटा आया हुआ है। अरे साहूकार, आप काले चोर को दे दें, हमको बख्श दें। क्या बात है, आप हमारे लाभार्थी हैं, जी हम आपको नहीं देंगे तो हमारा कोटा कैसे पूरा होगा? जी हमें आपका हित करना ही है, हमें आपको लोन देना ही है। और जिन्होंने ले लिया उनकी क्या दशा है, कैसे वसूली हो रही है, कैसे नहीं दे पाए, जब पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है। हम उतना पैदा नहीं करते, हम जो पैदा करते हैं हमें लागत ही नहीं मिलती है, और जितना आप निर्धारित करते हैं एमएसपी, उस पे खरीदारी भी नहीं होती है, तो हमें लाभ कहाँ से मिलेगा? लाभ नहीं मिलेगा तो हम अपनी किस्त कहाँ से देंगे? तो हमें तो मरना ही मरना है। वो व्यवस्था ऐसी बन गई है कि उसमें बचने का सवाल ही नहीं है। इसलिए इसको जितनी जल्दी समझ लें, जो जिम्मेदार लोग हैं जो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, वो जितनी जल्दी समझ लें उतनी जल्दी किसान का कल्याण होगा। और नहीं समझ पा रहे हैं तो ये किसान का दुर्भाग्य ही है। जी मैं एक सवाल अपने को पूछने से रोक नहीं पा रहा हूँ जी। आपने 3 हट बताए हैं कि तेरिया हट, राज हट, बाल हट। अब इसमें सर मुझे लगता है कि एक हट और जोड़ देना चाहिए, किसान हट। वो इसलिए जोड़ देना चाहिए, किसान मौसम से लड़ता है, उसकी जिद बार बार होती है कि वो पाला पड़ेगा लेकिन फिर भी वो डटा रहेगा। पानी आता है, बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी फसल बोता है। तो उस हट के साथ वो रहता है और वो लगातार लड़ता है। जिस हट के साथ वो बैठा हुआ है कि और उत्सव धर्मिता के साथ चीजें देख रहा है, उसी में शामिल है। बीच में एक आए थे कि वो ट्रैक्टर की अपनी दौड़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर को नचा रहे हैं। आपने बताया कि वहां पर जो बाकी लोग हैं वो भी घुड़दौड़ कर रहे हैं, सारे उत्सव चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी जिद और इन 3 लोगों की जिद में अंतर है। उसकी जिद रचनात्मक है जी, वो रचना करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए हट पकड़े हुए है। नहीं तो 2 साल अगर सूखा पड़ जाए तो भाग जाए जी, लेकिन वह अनादिकाल से लगा हुआ है जी, देश के लिए लगा, देश के लिए लगा हुआ है, सबके कल्याण के लिए लगा हुआ है। खाली अपना ही पेट थोड़ी भरता है जी। वो तो अगर भाग जाए खेत छोड़ करके, तो जो वहाँ एसी में बैठे हैं उनको कहाँ से खाना मिलेगा जी? तो वो सबके सर्वजन हिताय बैठा हुआ है, वो उसका उद्देश्य बहुत पवित्र है। इस वजह से उसके अंदर क्षमता पैदा होती है कि हम अपने इसका हट, किसान का हट पॉजिटिव थिंकिंग का है। और बाकी लोग सत्ता के मद में, जैसे रूप से स्त्री हट कर लेती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं दबा ले जाऊंगी। बच्चा नासमझ है इसलिए हट कर लेता है, राजा इसलिए हट कर लेता है कि वो जानता है कि मैं सक्षम हूँ, मेरे पास फौज है, मैं इनको रौंद दूंगा। लेकिन किसान का हट जो है वो पॉजिटिविटी के साथ है, रचनात्मक है, कुछ पैदा करने के लिए, बहुत बड़े समुदाय का पेट भरने के लिए किसान का हट है। इसलिए वह अनुकरणीय है और इसी के चलते उसमें उत्सव धर्मिता आ जाती है जी। जो वो घुड़दौड़ कर रहा है, या दरअसल झेलते झेलते उसका कलेजा काठ का, पत्थर का हो गया है जी, है ना, झेलते झेलते। अब अगर वो सवेरे जाके देखता है कि उसकी गेहूं की फसल पे पत्थर पड़ गया और लौट गई, तो उसको हार्ट अटैक नहीं होगा,
जी वो बार बार उसी को देख रहा है। जबकि किसी को पता चल जाए कि आज नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उसके पास अभी चारा है कि मुकदमा लड़ेगा, 4 साल में बहाल भी हो सकता है, जी लेकिन उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है, बिजनेसमैन को पड़ जाता है। किसान को अपना पाला पड़ी हुई फसल देख के नहीं होता, वहां जोड़ के ऊपर उठा लेता है कि भाई जो तेरी मर्जी, क्या कर सकते हैं, हम तो जो हमसे करते बना किया, तू नहीं चाहता देना तो न दे, इतना कहकर वो संतोष कर लेता है। उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, लौट के आएगा तो आराम से जो 2 रोटी मिलेगी फिर उसी तरह खाएगा, उपवास भी नहीं करेगा और कहीं शिकायत करने रोने भी नहीं जाएगा, उसके आंसू भी मुश्किल से निकलेंगे। इतनी समवाई न होती, इतनी सामर्थ्य न होती सहने की, तो अब तक वो उसका पता न चलता, वो छिन्न हो गया होता जिसको। सर, आपने किताबी दुनिया के इस उपक्रम में आप शामिल हुए, हम किताबी दुनिया के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप वहां गए, मौके को देखा आपने, और इतनी सारी बातें, इतने सारे पहलू आंदोलन के हमारे सामने आपके माध्यम से पता चल पा रहे हैं। दूर से देखने में और नजदीक से जाने में कई बार बहुत सारी चीजें बदली हुई दिखाई पड़ती हैं। हिंदी साहित्य की अपनी समस्याएं हैं और उसका देखने और दिखाने का नजरिया भी अपना है, लेकिन अगर साहित्य अपने समय के साथ जुड़ता नहीं है तो इसका मतलब है कि हम प्रेमचंद की बात भले ही करें, गांव को लेकर के हम भले ही अपनी दुख जताते रहें, लेकिन कहीं न कहीं ये साहित्य के साथ हम अपने दूसरे उद्देश्य पूरे कर रहे हैं। साहित्य सिर्फ खाली नाम मात्र का है, साधन। जी, आपके साहित्य को पढ़ते हुए और आपसे बात करते हुए हम दोनों को जब एक साथ जोड़ते हैं तो लगता है कि हमारे साहित्य की यही जो पक्षधरता है बनी रहनी चाहिए, जिससे हम अपने समय को समझते रहें और अपने समय को प्रभावित करने की जो शक्तियां हैं उनको समझते रहें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग